क्लास 9 आज हम इंट्रोडक्शन, जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड। ये आपका पेज नंबर 9 एंड 10 पर है। बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, मतलब क्यों हम एक सिस्टमिक प्रोसेस के तहत जो भी कोई काम करते हैं वो क्यों साइंटिस्ट जो है वो इस तरह से करते हैं। इससे छोटी सी एक मिसाल मैं आपको दूंगी कि ये मतलब क्या है बायोलॉजिकल मेथड और किस तरीके से जो है वो साइंटिस्ट अपने जो है वो काम को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा था और 6th क्लास में अगर आपको याद हो कि वहाँ एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कि आया इंसेक्ट्स जो हैं, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम उनके सामने आई थी साइंटिस्ट के सामने कि इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होती हैं या नहीं, मतलब ये रिजॉल्व करना था उनको। एक तो ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने पूरा इस तरह से अपने कहते पहले ऑब्जर्वेशन की थी। मतलब ये प्रोसेस पूरा एक सिस्टमिक वे में चलता है क्योंकि साइंटिस्ट सिर्फ ऐसे काम नहीं करते, बस कोई भी चीज़ उनके सामने प्रॉब्लम आई तो उन्होंने जो है उस प्रॉब्लम को बस आइडिया आए फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया और काम हो गया, इस तरह से नहीं, बल्कि एक सिस्टमिक वे में काम करते हैं जिसमें इसके 6 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड used to यानी कि बायोलॉजिकल मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं कि यूज टू रिजॉल्व आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको जो है सॉल्व करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा अब ये बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो है जो किससे रिलेटेड है या किससे प्रोड्यूस हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्योंकि हम बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ये कहें रिलेटेड टू द और प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो प्रॉब्लम बाय यानी कि देखिए बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि यूज टू रिजॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड टू और प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होंगी उनको हम बायोलॉजिकल मेथड के जरिए जो है वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे जिक्र करी थी यही 6 लेग्स के हवाले से जो साइंटिस्ट ने काम किया था कि आया इंसेक्ट जो है 6 लेग्स हैं या नहीं इंसेक्ट्स, तो उसके लिए उन्होंने सारी जो है वो ऑब्जर्वेशन की थी, इंसेक्ट कलेक्ट किए थे, फिर काउंट किए थे, फिर इंसेक्ट्स के नेम लिखे थे, फिर उनका रिजल्ट आया और फिर कहीं जाके ये जो है आपके पास रिजल्ट आया था कि इंसेक्ट्स की जो है वो 6 लेग्स ही होती हैं। ये तो एक छोटा सी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना एक प्रॉब्लम जो है वो डिजीज जो फैली हुई है, लेकिन उस पर रिसर्च चल रही है, अभी हम तक इसका जो है वो डिजीज तो डायग्नोज हो गई है लेकिन सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक क्योर या मेडिसिन जो है वो जो है वो मेडिसिन जो है अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हो सकी है। आपकी बुक में जो है वो जो डिस्कस की गई डिजीज यानी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे मलेरिया। कि मलेरिया का जो है वो यानी कि 18th सेंचुरी में मलेरिया बहुत ज़्यादा जो है वो डिजीज़ थी जो बहुत यानी कि पेशेंट जो है वो लोग जो है उससे जो है वो मर रहे थे और अब ये इसका जो है वो क्योर नहीं आ रहा था। तो उसके बारे में जो साइंटिस्ट ने 18th सेंचुरी में जो है वो सारी रिसर्च की थी। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो किससे कंसर्न होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो अब ये जो एक सिस्टम मैंने आपको ना, ये असल में अगर आप इसके कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, एक सिस्टमिक वे है, एक सिस्टमिक प्रोसेस है जिसके तहत वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है। तो इसके तकरीबन 6 स्टेप्स होते हैं।
यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप्स हैं जिसमें साइंटिस्ट अपना काम जो है वो करते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम चल रहा होता है। आप साथ साथ इसको नोट डाउन करती जाइएगा, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट करके आपको जो है वो बता रही हूँ कि आए बायोलॉजिकल मेथड है क्या। वैसे तो ये आपको पेज नंबर 9 और 10 पे आप रीड आउट कीजिए जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो ये साथ साथ नोट डाउन भी करती जाएगी कि यहाँ जब स्पेस खत्म हो जाएगा तो मैं इसको रब कर दूंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने ये क्या डिस्कस कि बायोलॉजिकल मेथड, देन रिजॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, देन किससे जो है रिलेटेड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और बायोलॉजिकल जो मेथड है वो तकरीबन 6 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं इसके? 6 स्टेप हैं जिसके तहत साइंटिस्ट जो है अपना काम करते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं वो हम यूज करते हैं। यानी कोई भी चीज है, कभी कभी कोई चीज हम देख रहे होते हैं, मुशाहिदे से आप कह लें कर रहे होते हैं, कहीं हम जा रहे हैं, कोई चीज़ हमारे हाथ में आती है, एक छोटा बच्चा है वो भी जब इसको भी एक नई चीज़ अगर हाथ में आती है तो वो उसको देख रहा होता है पहले, यानी उसकी सबसे पहले अपीयरेंस जो है वो उसको सामने नजर आ रही होती है या उसको मुशाहिदा करता है, फिर उसके तहत उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो असल में ये क्या है ऑब्जर्वेशन की वी ऑब्जर्व एनीथिंग विद आवर 5 सेंसेस। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये बेसिक टूल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, यानी कि जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उससे क्या कलेक्ट कर रहे होते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन जो हम कर रहे होते हैं कोई भी, तो उसके जरिए हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। Information about problems. यानी कि हमने अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, अपने मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो कलेक्ट की। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि हम जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी इंसेक्ट वाली, लेकिन आपकी जो बुक में है वो है केस ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो है वो इलाज है, या मलेरिया के जो जर्म्स से डिस्कवर हुए थे वो किस तरीके से डिस्कवर हुए थे, कि और ये कैसे पता चलता है कि जो ये मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो वो हम कैसे जो है वो डिस्कस करें, यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद आनी रहेगी कि हम जो ये सारे कर रहे हैं अबाउट द मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया के हम हवाले से कर रहे हैं, तो तकरीबन 18 सेंचुरी में, तकरीबन आपकी 1878 सेंचुरी में साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है डिस्कस किया था कि जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का जो है वो कॉज बनता है, यानी कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से ही होता है। इन्होंने 18 सेंचुरी में जो है इन साइंटिस्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया था। फिर देन उसके बाद सारे प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे, उस तरीके सारा पूरा कलेक्शन करके इन्होंने जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो ने जो है वो पूरी डिस्कशन की थी मलेरिया पे, और सारा इसका क्योर और पूरे जो है वो सारे इसका डिस्कस किया था। अभी आप अपने पास नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको रब कर लूँ ताकि हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो इसका करेंगे।
का सेकंड जो आपका है हाइपोथेसिस। ठीक, अच्छा अब हाइपोथेसिस क्या है? इट्स जैसे हम कहते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, तो उन इंफॉर्मेशन पर ट्रायल आइडियाज दिए जाते हैं। यानी कि जो एक टीम वर्क काम कर रही होती है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो एक साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा होता, बल्कि एक जो साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट है जो उसको लीड कर रहा होता है ग्रुप को, और जो बाकी उसके जूनियर साइंटिस्ट है उसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो अब जो पूरी टीम वर्क होता है, उस टीम में जितने ग्रुप में जो है वो वर्कर शामिल होते हैं, ये साइंटिस्ट शामिल होते हैं, उसमें हर एक अपना अपना आइडिया देते हैं। जैसे आप भी ने भी देखा होगा, आप भी जब कोई काम कर रहे होते हैं घर में या कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर कोई अपना अपना आइडिया दे रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी जो है वो जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, सभी हमने कहा था मलेरिया का जो है वो केस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना जो है वो आइडिया देना शुरू किया। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक सपोज ले लें कि कहीं पर भी अगर आग लगी हो तो सबके जहन में एक आएगा कि हो सकता है कचरा जल रहा हो सकता है कि वहीं कोई PMD में आग लग गई है, कोई भी इस तरह से गैसेज जो है सब देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो मलेरिया केस डिस्कस कर रहे थे साइंटिस्ट, तो मलेरिया जो केस ये डिस्कस हो रहा था, तो उसमें जो है वो डिस्कस ये हुआ था कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई थी 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें जो उन्होंने कहा, जब ब्लड सैंपल लिया गया पेशेंट का, जो जिनमें ये जो है वो सिम्टम नज़र आ रहे थे, तो उसमें कुछ क्रिएचर्स नजर आए। उस वक्त तक ये तो अब हमने डिस्कवर कर लिया कि हाँ प्लाज्मोडियम उस जर्म का नाम है, लेकिन उस वक्त 18th सेंचुरी में जब ये काम चल रहा था, उस वक्त सिर्फ उन्हें जब उन्होंने ब्लड सैंपल लिया पेशेंट का, तो उन्हें कुछ क्रिएचर्स, यानी कि क्रिएचर के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो कहते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनके ब्लड सैंपल में वो नजर आए। तो जितने भी वहाँ पे साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे टीम वर्क में, तो उनके जहन में एक सवाल उभरा, या उनके जहन में एक सवाल रेज हुआ कि आया कि यही कॉज है मलेरिया का? एक तो गुड गैस तो थी, ये ट्रायल आइडिया तो था, ये इंटेलिजेंट गैस आप कह रहे हैं इसको, हाइपोथेसिस को, तो अब वो ये तो था, लेकिन अभी ये सिर्फ क्या था, एक आइडिया था। इतने वहाँ पे लोग थे, सबने इसी तरह हाँ भी ये हो सकता है, यही जो जर्म नज़र आ रहे हैं ब्लड में इस पेशेंट के, इसी से जो है वो मलेरिया जो है वो हो रहा हो। तो ये आपका हाइपोथेसिस क्या कहलाता है? ट्रायल आइडिया कहते हैं इसको, या इंटेलिजेंट गैस। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि उन्होंने ये कहा, मतलब ये देखिए नाम तो मैंने आपको बताया, अभी आपकी बुक में जब ये आपका हिस्सा बना है इस वक्त तो ये डिस्कवर हो चुका है, इसलिए बार बार प्लाज्मोडियम का नाम आ रहा है इस क्रिएचर के। लेकिन जब ये सिलसिला चल रहा था, जिस वक्त ये साइंटिस्ट काम कर रहे थे, उस वक्त ये जो है नाम उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। लेकिन आपकी जो है वो नॉलेज के लिए बार बार ये इस क्रिएचर के नाम, यानी जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए प्लाज्मोडियम का नाम यूज़ करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये आपका जो है हाइपोथेसिस में जो है वो रेज जो है वो क्वेश्चन हुआ था, रेज हो गया। तो और क्वेश्चन सामने आया हमारे पास कि जो हमारे पास क्रिएचर नजर आ रहे हैं ब्लड में, वो हो सकता है कि मलेरिया का ही कॉज जो है वो हो। ठीक, अब थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है, ये आप नोट डाउन कर ले, मैं यहाँ रब कर रही हूँ। मैं यहाँ साथ साथ रब करूँगी स्पेस की कमी की वजह से आपने जो है वो इसी तरीके से, जिस तरह मैंने बताया था नंबर 1 नंबर 2, इस तरह से आपका एक मैप पूरा बनता जाएगा। ठीक है,
जो है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस जो है वो डिस्कस कर लिया था। थर्ड हमारा आता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि लॉजिक देना, यानी कि जो हाइपोथेसिस हमारे पास आया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि क्वेश्चन जो अराइज हुआ था कि ये क्या प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया फैलता है, तो अब उसके लिए एक लॉजिक देना, यानी कि ताकि लॉजिक उस बात के लिए दी जाए ताकि आपकी जो हाइपोथेसिस है या आपकी जो बात है वो अप्रूव हो जाए, कबूल कर ली जाए। यानी कि देखिए, जब हम साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं तो एक टीम वर्क जो काम कर रही थी उससे भी सीनियर के सामने जो है वो पूरा आपका जो काम है वो पेश किया जाता है या उनके सामने जो है प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो आपका काम जो है अप्रूव हो जाए। तो इसी तरीके से जब हाइपोथेसिस हमारे पास आया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि क्या जो है वो मलेरिया का जो कॉज है प्लाज्मोडियम है या प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया फैलता है, तो उसके लिए लॉजिक जो दी जाती है वो रिडक्शन दी जाती है। कि अब उन्होंने क्या लॉजिक दी साइंटिस्ट ने, कि लॉजिक ये दी गई कि जब उन्होंने कहा कि जो पेशेंट थे उनके ब्लड में क्रिएचर नजर आए जिसको बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम ही जो है वो मलेरिया का कॉज है तो फिर जितने पेशेंट हैं उनमें जो ये क्रिएचर जो उनके ब्लड में जो ये क्रिएचर मौजूद होना चाहिए, यानी प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए, जबकि जो हेल्थी पर्सन है उनके ब्लड में जो है वो ब्लड क्रिएचर जो है प्लाज्मोडियम वो नहीं होना चाहिए। यानी कि एक लॉजिक उन्होंने दे दिया कि जो हेल्थी पीपल हैं उनके ब्लड में ये जर्म मौजूद नहीं होगा, और जो पेशेंट है जो इस बीमारी से मतलब इस बीमारी से सफरिंग कर रहे हैं या बीमार हैं, यानी उनके जो है सिम्टम आ रहे हैं कि फीवर है और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनके ब्लड में ये जर्म जो है मौजूद होना चाहिए। यानी कि एक लॉजिक हमारे सामने आ गई कि हेल्थी पर्सन में ये क्रिएचर नहीं होगा उनके ब्लड में, जो पेशेंट्स हैं उनके जो है वो ब्लड में जो है वो क्रिएचर मौजूद होगा। तो ये लॉजिक आपके सामने जो है वो आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब जो डिडक्शन को जो है वो अगेन एंड अगेन, यानी कि जो डिडक्शन है कैन बी टेस्टेड। यानी कि जो डिडक्शन है जो हमारे सामने आई थी, जो हमने ये बात बोली कि ये कहा कि आया कि जब के जो हेल्दी पर्सन है उनकी ब्लड में जो है क्रिएचर नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, जबकि जो पेशेंट है उनकी ब्लड में जो है वो ये मौजूद होगा। तो अब उसके लिए काफ़ी सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं अगेन एंड अगेन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 ग्रुप बनाए, 100 जो है वो हेल्दी पर्सन लिए और 100 ही पेशेंट लिए। अब उन दोनों यानी कि जो आपका हेल्दी पर्सन का ग्रुप था उसको कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया था, और जो आपका दूसरा पेशेंट ग्रुप था तो उनके दोनों के ब्लड सैंपल लिए गए। अब जब जितने भी 100 लोग थे जिनमें ये जो है वो हेल्दी पर्सन थे, उनकी ब्लड में ये जो है आपके क्रिएचर मौजूद नहीं था, नहीं प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था ये जर्म, जबकि जो पेशेंट थे सारे उनके जो ब्लड सैंपल थे उनमें ये जो प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो फिर हमारा जो है ये सारे यानी कि ये नहीं कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट से भी रुक नहीं जाते, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगेन एंड अगेन जो हाइपोथेसिस एंड रिडक्शन को जो है वो टेस्ट किया जाता है, और अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट जो है करने के बाद फिर हमारे सामने क्या आता है, रिजल्ट आता है। वही हमारा जो है वो आपका 5th स्टेप भी है। क्लास 9 हमने जो है वो 4 स्टेप्स तक हमने कर लिया था, रिडक्शन तक। अब क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट तक हमने कर लिया था। रिजल्ट हमारे पास क्या आया था कि हमने जो 2 ग्रुप बनाए थे, हेल्दी पर्सन का और जो आपके पेशेंट थे, तो उसमें हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जो जितने भी हेल्दी ग्रुप के पेशेंट्स जो लोग थे, पीपल थे, उनमें वो क्रिएचर मौजूद नहीं था प्लाज्मोडियम, जबकि जो है वो जो पेशेंट थे उनमें जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद था।
तो ये रिजल्ट हमारे पास आया कि अब एक कंफर्मेशन आ गई है कि प्लाज्मोडियम ही क्या है, मलेरिया का कॉज है। तो अब हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये अब हमारे सामने क्या है, रिजल्ट आ गया। यानी पूरा जो हम ऑब्जर्वेशन से पहुंचे थे कि पहले हमने ऑब्जर्वेशन की, देन उसके बाद हाइपोथेसिस की रिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, क्या या इसको आप कंक्लूजन कह लें कि हमारे पास क्या आया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी कि अब हमारे पास क्लियरली सामने आ गया, जब हेल्दी पर्सन के जो ब्लड ग्रुप था उसमें जो वो प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, जबकि जो पेशेंट थे उनके ब्लड ग्रुप में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो अब ये कंफर्म हो गया कि मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम है। यानी कि देखिए सिस्टमिक वे में जो है काम चल रहा है कि पहले ऑब्जर्वेशन हुई, देन उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर रिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, देन रिजल्ट तक हम जो है वो पहुंचे हैं। अच्छा, अब रिजल्ट के बाद जो है वो हमारा जो 6th स्टेप है, यानी कि लास्ट स्टेप जो है हमारा, मैं ये रब कर रही हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लें। इसमें जो 6th स्टेप आपका है वो है लॉ और थ्योरी। यानी कि जो लॉ है एंड थ्योरी, यानी कि अब या जो हमारे पास रिजल्ट सामने आएगा या तो वो लॉ बन जाएगा, ठीक है, या फिर थ्योरी शरण में आपके पास आएगा। ठीक, अब पहले लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ कि लॉ और थ्योरी में क्या फ़र्क है। अब जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो वो अगेन एंड अगेन टेस्टेड होगा दोबारा से, अगर वो अप्रूव हो जाता है। क्योंकि देखें जब हम काम कर रहे थे, मैंने अभी आपको बताया था कि टीम वर्क जब काम कर रही होती है तो उनसे सीनियर जो उस पर काम कर चुके होते हैं या सीनियर साइंटिस्ट जो होते हैं उनके सामने अपना काम जो है वो अप्रूव करवाने के लिए आपको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स लॉजिकली और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर लेते हैं तो आपका काम जो है वो लॉ की शक्ल में आ जाता है। जैसे अगर आपको याद हो, हमने 8th क्लास की साइंस में लॉ कंजर्वेशन मास पढ़ा था। क्योंकि देखिए जो लॉ, आपकी जो भी चीज़ लॉ बन जाएगी वो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल एज इट इज पेश की जाएगी, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। तो इसी तरीके जबकि थ्योरी क्या होती है, थ्योरी जो है वो फुली जो है वो एक्सपेरिमेंट काम तो हुआ होता है लेकिन फुली अप्रूव नहीं होती। जैसे लॉ ऑफ एवोल्यूशन, ये भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमने ये तो पढ़ा, पूरी डिटेल में तो मैं नहीं चाह रही इतना, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देती हूँ कि उसमें एवोल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि जो बिगनिंग से चेंजेस आ जाती हैं वो एवोल्यूशन कहलाती है। लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल एक कंफर्मेशन चीज़ नहीं मिली इस जिराफ की एग्जाम्पल के हवाले से। तो एक थ्योरी की शक्ल है कि उसको साइंटिस्ट अपने काम को जो है अप्रूव नहीं करा सकते, लेकिन तो वो थ्योरी की शक्ल तो बन गई लेकिन लॉ नहीं बन सका। जैसे मेंटल लॉ है, आपके जेनेटिक्स के लॉ जो कहलाते हैं, जो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो वो एक ऑथेंटिक चीज़ बन गई, तो वो लॉ बन जाता है जो अगेन अगेन टेस्टेड होता है, जो साइंटिफिक लॉ की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा। और जबकि थ्योरी आपकी क्या कहलाती है, एवोल्यूशन थ्योरी की मैंने आपको मिसाल दी कि वो मतलब असम्पशंस तो कबूल कर ली जाएंगी कि जो उनके क्वेश्चन रेज होंगे, जो भी आपके वो क्वेश्चन आएंगे सामने, जो भी रिडक्शन होगी, लेकिन वो फुली जो है वो टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी, तो वो आपकी जो है वो थ्योरी कहलाती है। ठीक, इसी से स्टेप हमारा था लॉ एंड थ्योरी, जिसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया सारा। तो ये 6 स्टेप्स थे हमारे पास, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट एंड फिर लॉ एंड थ्योरी। तो ये सारा पूरा, यानी कि जो कोई भी काम, ये तो एक काम था ना हमारे पास, एक मलेरिया के जो है वो डिस्कस करना था। तो उनके तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम में है, ये डिस्कस कंफर्म हमारे पास हो गया है। ठीक, तो ये सारा हमारे पास जो है हमने इस बायोलॉजिकल मेथड आज कंप्लीट कर ली, जो पेज नंबर 9 और 10 पर है।
आप इसको अच्छी तरह रीड आउट भी कीजिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंटेक्स आपकी जो बुक है वो है, और आप इसकी रेफरेंस जो है ज़रफ़शाह की रेफरेंस जो है वो राइटर जो है उनकी लीजिएगा, और आप याद करना भी शुरू कर दीजिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है वो याद कर लीजिएगा। पहले भी हम टॉपिक कर चुके हैं और अब ये वाला टॉपिक भी आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप।